प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए आपके वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं और इसके बाद हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक है द जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो जुडिशरी क्या होता है बच्चों? जब भी किसी कंट्री के पूरे सिस्टम को, एक सिस्टम जो सभी पर्सन्स को उनके अकॉर्डिंग टू उनके जजमेंट्स प्रोवाइड करता है और उनको पूरा फ्री एंड फेयर डिसीजन देता है जो कि बायस्ड ना हो और लोग भी उससे सेटिस्फाइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी। तो हमारे इंडिया का जुडिशरी है कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पिरामिड शेप्ड यूनिफाइड एंड इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जुडिशियल सिस्टम एक कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड देयर जजेस इज सेड टू बी जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो उसमें हमारे टॉप पे होंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पूरे गवर्नमेंट के, हमारे पूरे इंडियन सिस्टम के। तो उनके बिना हम कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एट दी टॉप रहेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद पिरामिड शेप्ड, ये पिरामिड शेप्ड यूनिफाइड इंटरनल जुडिशियल सिस्टम। इसमें हम लोग टॉप पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ब्लॉक कोर्ट्स है और उसके बाद विलेज पंचायत है। तो ये था हमारे बच्चों। इसको हम लोग अभी पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है, अपॉइंटमेंट क्या होता है, क्वालिफिकेशन उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और उनके पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट include 28 members and the Chief Justice of India. All the judges are appointed by the President of India and removed through the process of impeachment. मैंने पहले की लास्ट क्लासेस में आपको बताया बच्चों, इम्पीचमेंट से दो लोग रिमूव होते हैं। पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है और दूसरे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उन लोगों को रिमूव किया जाता है। अब आता है दे कैन वर्क टिल दी एज ऑफ 65 ईयर। अब क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है? तो सबसे पहला आता है ही शी शुड बी दी इंडियन सिटीजन। मैंने हमेशा आपको सिखाया अगर कोई भी इंडिया की किसी टॉप गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो सबसे पहला टॉपिक उठा के बिना देखे ताकि लिख दिया करो उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ झक मार के नंबर मिलेगा 1 नंबर इस पॉइंट पे। उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है उनका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में, लोकसभा का 25 होता है, राज्यसभा का 30 होता है और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपका मैक्सिमम और मिनिमम ईयर जिसको एज बोलते हैं वो 35 होना चाहिए। ही शी शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर। उसे जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए अगर 5 साल के लिए अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। अगर वो नहीं कर सकता तो उसे किसी भी सुप्रीम कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए। ही शी शुड बी एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ 10 ईयर। एडवोकेट यानी बच्चों वकील, जिसे वकील हम बोलते हैं हिंदी में, उसी को इंग्लिश में हम लोग एडवोकेट बोलते हैं। ही शी शुड बी एन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या तो उसे एक बहुत ही अच्छा है या फिर एक सच्चा जूरिस्ट यानी कि ये जो अभी वकील बोला वो होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओपिनियन में। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस। जैसा कि मैंने अभी बताया था उनके क्वालिफिकेशंस के ऊपर उन्हें अपॉइंट किया जाता है। एंड दी एक्सपीरियंस थ्रू कोलिजियम। कोलिजियम होता है बच्चों ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस, जो पहले के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस रह चुके होते हैं उन्हीं के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कोलिजियम। अब चलते हैं देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बोल दूंगा, बस ब्लैक टॉपिक आपको ऐसे समझा दूंगा कि आगे का आप लोग खुद बना लोगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक होता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस वर्ड का मतलब होता है बच्चों जो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं उन्हें बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ इनका डेफिनेशन भी ले लें। द केसेस विच आर डायरेक्टली डील्ड इन सुप्रीम कोर्ट दे आर कॉल्ड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, the dispute between two state government and the dispute between central and state government against other state government.
आपको मैंने एग्जांपल दे दिए। अब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप समझ जाओगे तो आपको एग्जांपल अपने आप याद हो जाएंगे। एग्जांपल अपने आप याद हो जाएंगे यानी कि आप उसका डेफिनेशन अपने से लिख दोगे। तो देखते हैं, मान लीजिए हमारे दिल्ली में अभी कौन से पार्टी के रूलर हैं, तो हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे केजरीवाल अभी रूल कर रहे हैं। और सेंट्रल में देखेंगे तो भाजपा है, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अब मान लीजिए किसी मनी बिल के रिलेटेड में इन लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लीजिए दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से कुछ पैसे लिए किसी पॉलिसी के लिए, और उसने वो पॉलिसी की ही नहीं और वो सारे पैसा गायब हो गया। तो ऐसे केसेस के ऊपर जो डिस्प्यूट्स करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होंगी, यानी कि बातचीत होगी, और वो बातचीत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए ऐसे केसेस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब दूसरा होता है एप्लीएट जुरिसडिक्शन। जो केस दूसरे कोर्ट्स यानी जैसे कि हाई कोर्ट या ब्लॉक कोर्ट या फिर विलेज पंचायत, इन सब के द्वारा सेटल कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को चैन नहीं होता, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे केसेस को बोलते हैं एप्लीएट जुरिसडिक्शन। द केसेस विच आर ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट कैन बी अपील टू रिव्यू देम इन सुप्रीम कोर्ट, दीज आर नोन एज एप्लीएट जुरिसडिक्शन। अब आया भाई, जब सुप्रीम कोर्ट इतना काम करता है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जितने भी लॉज बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के भी दायरे में होते हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें चाहे तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले उन पर कुछ उनके जो इंट्रोडक्शन से पहले उन पर रोक लगा सकती है कि ये जो नई पॉलिसी आ रही है वो सही नहीं है, उसमें कुछ चेंज कीजिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी तरह एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नियम हैं उनको चेंज करने से पहले वो आपको सुप्रीम कोर्ट का परमिशन चाहिए होता है, पार्लियामेंट तक को। तो द सुप्रीम कोर्ट इज़ राइटली कॉल्ड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पिता या माता की तरह बोला जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन का, एज इट प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवॉर्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसे पनिशमेंट भी मिलता है। एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी बात या विवाद, किसी भी तरह की बहस जो सुप्रीम कोर्ट में हुई हो किसी भी तरह के केस के लेके, उसको वहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि मान लीजिए अभी तो केस सेटल हो गया, अभी केस में शांति आ गई, ठंडक हो गई, भाई पूरा मामला सॉल्व हो गया। अब मान लीजिए फ्यूचर में कभी जाके वो केस फिर से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे जो पास्ट में हुआ जितना भी बात विवाद है उसको अगर किसी भी साइड के, किसी भी अपोनेंट साइड के या फिर जो जिनके बीच में केसेस हो रहे हैं, अगर उन रिकॉर्ड्स को चाहिए, यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस के लिए रखा जाता है। अब बच्चों मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकर इंडियंस की, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उनके बीच में भी जितनी भी बात विवाद हुई किसी भी पॉलिसी को लेके बनाने के पीछे, वो सारी पॉलिसीज़ को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके हमारे सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट is also works as the court of record because all its previous decision are kept as testimony यानी proof in the forthcoming issue यानी future coming issue. The advisory function. The Supreme Court works as the advisor of the President of India whenever the President beg the Supreme Court, but it is not necessary for him to listen the advice. जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी मामले के ऊपर, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि वो एडवाइस को फॉलो करे। तो ये 5 पावर एंड फंक्शन हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब बच्चों, अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पावर तो फंक्शन हम लोग पढ़ लिए, अब कोई आपको पूछ देगा कि हम क्यों विश्वास करें कि सुप्रीम कोर्ट जो हमें आदेश देगा या जो भी हमें कहेगा वो सच कहेगा। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए कंडीशन दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ आवर जुडिशरी, कि हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का काली धांधली
जिसे बोलते हैं ब्लैक मनी के तौर पे जजेस कुछ आंसर ना करें या किसी की भी साइड ना चले जाए। तो ऐसा प्रूव करने के लिए भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या किसी भी तरह के कोर्ट या जजेस हैं उनके उसके लिए 5 पॉइंट्स दिए। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, आपको अपॉइंटमेंट में बहुत ही हार्ड करना होगा, मतलब बहुत ही मेहनत करना होगा, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बनेंगे, जिससे आपको ये रहेगा कि आपने हमेशा सच का साथ दिया और आपने कभी गलत का नहीं किया, इसलिए आप कभी गलत के लिए आप कभी भी अपनी अनुमति नहीं देंगे। The first and the foremost condition that ensure the independency of our judiciary is the process of appointment. The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed purely on the basis of their qualification and experience by the President of India. ये देखो बच्चों, मैं हर बार एक टर्म लाता हूँ, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। आप लोग कई बार देखते हो कि झोला छाप लोग भी डॉक्टर बन जाते हैं, तो ऐसी कोई भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज नहीं बन जाएगा। उसको अपनी पूरी क्वालिफ़िकेशन शो करनी पड़ेगी कि अच्छा मैंने ये किया है जो नेसेसरी होता है एक जज बनने के लिए, और मैंने इतने केस लड़े हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ये सब उसे शो करना पड़ता है, ठीक है, तभी उसे मंजूरी मिलेगी। दी हैंडसम सैलरी एंड दी पर्क, हैंडसम सैलरी यानी कि हाई सैलरी मिलती है, जिससे मान लीजिए उसे 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख जैसी सैलरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है कि वो किसी भी लोगों के मान लीजिए मेरा आपके बीच में एक केस चल रहा है और मैं उस केस को जीतना चाहता हूँ, तो मैं जज को ले जाके भाई मेरा 5 करोड़ ले ले, मेरा केस को संभाल ले। तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसे केसेस के लिए उन्हें हैंडसम सैलरी एंड पर्क्स यानी होते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। दी जजेस आर गिवन हैंडसम सैलरीज एंड अलाउंस सो दैट दे मे नॉट टेक एनी ब्रिब यानी होता है काला धन। दे आर गिवन गवर्नमेंट बंगलो, सरकारी घर, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, व्हीकल, बॉडीगार्ड एंड दी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़। इतना सब दिया जाता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वो कभी काला धन ना ले दूसरों से। डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ रिमूवल, अब मान लीजिए जज तो आपको बना दिया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जिस तरह उनको अपॉइंट होने में भी बहुत मेहनत किया जाता है, उसी तरह उनको हटाने का भी बहुत हार्ड प्रोसेस होता है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट can't be removed easily. They can be removed from their office through the process of impeachment by the Parliament of India. अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ये क्यों बोला जाता है? इससे अगर मान लीजिए नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई होशियार आदमी है, जज बन गया है, उसके बाद अब रिटायर भी हो गया, तो होशियार चंद बन के जा रहा है अपना दूसरे जगह ही कोर्ट बोल रहा है मैं खोल दूंगा ऐसा वैसा के लिए। तो इन लोग को जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके लिए ये रहता है टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो नए जज हैं उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। एंड द हाई कोर्ट दे आर फॉरबिडन नॉट टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, कि आपको अब तो हम भाई पेंशन भी दे रहे हैं, आपको घर भी दे रहे हैं, आपको बॉडीगार्ड भी दे रहे हैं, आपको कहीं आने जाना है वो भी फैसिलिटी दे रहे हैं, अब आप यहाँ से आगे अपना जज का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। नो स्वीट अगेंस्ट एनी जज फॉर देयर डिसीजन। स्वीट यानी कि एलिगेशंस होते हैं, किसी भी जज के ऊपर आप किसी भी तरह का इंजाम नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन दे। ये रूल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए द जजेस आर कंप्लीटली फ्री टू गिव डिसीजन ऑन एनी इशू, नो लिटिगेशन अगेंस्ट द जजेस कैन बी स्टार्ट फॉर हिज डिसीजन। कई बार ये होता है कि भाई मेरा केस अगर तू नहीं करेगा, अगर मेरे पक्ष में अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तेरे ऊपर ये इंजाम लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ ना हो सुप्रीम कोर्ट या किसी तरह के हाई कोर्ट के जजेस के साथ कि वो एक न्याय देने में असफल रहें, तो उनके ऊपर अगर आप किसी भी तरह का इंजाम लगाते हैं तो वो अमान्य माना जाएगा, जब तक आपके पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना हो, ठीक है। तो आज इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।